भारत में सेक्स चेंज करवाकर शादी करना अपराध है या नहीं? भारत में क्यों बढ़ रहे हैं जेंडर चेंज करवाने के मामले? सरकार क्यों कर रही है भारत में जेंडर चेंज करवाने में मदद? दोस्तों, इस समय समाज में अलग अलग तरह के बदलाव सामने आ रहे हैं, जिसे अपनाने वाले लोग और उसे नकार देने वाले लोग दोनों ही एकदम रेडिकल हो चुके हैं। और ऐसा ही मुद्दा है सेक्स चेंज, जो कि आज इंडियन सोसाइटीज में भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस सेक्स चेंज के पीछे कारण यही है कि समाज आज भी ट्रांसजेंडर्स की शादी को मान्यता नहीं देता। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी शादी को लीगल नहीं मानती है। इसीलिए आज भारत में सेक्स चेंज करवाकर शादी करने की बातें सामने आ रही हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मुद्दे पर हमारे देश में रहने वाले चारों धर्मों की क्या मान्यताएं हैं और क्या ये सही है या नहीं, और साथ ही ये भी कि आखिर ये सेक्स चेंज का प्रोसेस कितना लंबा होता है और कितने दिनों में इसके रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको शायद पता ही होगा कि आज भी भारत में अलग अलग धर्मों की शादी के लिए अलग अलग कानून है। अगर शादी करने वाले दोनों शख्स हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो उनकी शादी हिंदू विवाह कानून 1955 के तहत होगी। अब लेकिन ये कानून शादी के बारे में क्या कहता है, जरा इसे समझ लें। तो इस कानून के तहत शादी केवल पुरुष और महिला के बीच ही हो सकती है और शादी के वक्त महिला की उम्र 18 साल और पुरुष की 21 साल होनी चाहिए। अब इस बेसिक जानकारी के साथ आपको ये भी समझा देते हैं कि इस हिंदू मैरिज एक्ट में इसका कोई जिक्र नहीं कि शादी से पहले शादी करने वाले दोनों एडल्ट अपना जेंडर बदलवा कर पुरुष या महिला बने हैं। ऐसे में अगर कोई पुरुष किसी पुरुष से शादी करने के लिए जेंडर चेंज करवा रहा है, जेंडर चेंज करवा कर महिला बनता है और उसके बाद उन दोनों की शादी होती है, तो उसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कानूनी ही माना जाएगा। हिंदू धर्म के अलावा और बौद्ध शादियां भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत होती है। इन धर्मों के मामले में भी दो महत्वपूर्ण शर्तें हैं। पहली, शादी करने वाली स्त्री और पुरुष होने चाहिए, और दूसरी, शादी के वक्त लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल होनी चाहिए। इसके अलावा सिखों की शादी आनंद कारज विवाह अधिनियम 2012 के तहत भी होती है, जो कि लगभग हिंदू मैरिज एक्ट के नियमों के करीब ही है। और ऐसा ही कुछ ईसाइयों में भी होता है। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के मुताबिक भी पहली शर्त ये है कि शादी करने वाली स्त्री और पुरुष होने चाहिए, और दूसरी, शादी के वक्त लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल होनी चाहिए। यानी एक तरह से देखें तो अगर सेक्स चेंज करके कोई ऑपोजिट जेंडर के साथ शादी करता है तो उसे इन धर्मों में कानून की मान्यता मिलेगी। बात अगर मुस्लिम लड़के लड़कियों की शादी की करें तो उनके यहाँ शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार होती है, जिसके बारे में संसद से कानून नहीं बना है, और इसीलिए कजियात यानी इस्लामिक कोर्ट जेंडर चेंज को मानती है या नहीं, ये सवाल है। अगर वो मानती है तो कजियात से जेंडर चेंज होने के बाद निकाह होना मुश्किल हो जाएगा। यदि वो इससे बाहर शादी करते हैं तो ये कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी। देखा जाए तो अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, इसीलिए इसके बारे में कोई क्लियर जानकारी नहीं है। अब ये तो हो गया कि धार्मिक कानून के तहत शादी को गैर कानूनी तो नहीं कहा जा सकेगा, लेकिन उसे लीगल देखने के लिए कागजात तो चाहिए होंगे। तो जेंडर चेंज करवाने के बाद शादी के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, आइए जानते हैं। इस पर बात करें तो आपको बता दें कि सेक्स चेंज सर्जरी के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट और हलफनामे की मदद से सरकारी डॉक्यूमेंट जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में नाम और जेंडर बदलवाया है या नहीं, इस बात का ध्यान दिया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी, क्योंकि देश में समलैंगिक शादी मान्य नहीं है। यदि किसी ट्रांसजेंडर ने अपना डॉक्यूमेंट चेंज करवाकर उसमें अपना सेक्स फीमेल से मेल करा लिया है तो वो हिंदी रीति रिवाजों से शादी कर सकता है। अब आते हैं उस सवाल पर कि आखिर कितना मुश्किल होता है भारत जैसे देश में सेक्स चेंज करवाना। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आम तौर से जो जेंडर चेंज होता है उसके मेन कारण यानी कि पैदा होने के बाद जब इंसान को ये लगने लगता है कि वो जिस जेंडर की बॉडी में है उसमें वो अनकंफर्टेबल है, तो इसे ही जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह दूसरे जेंडर में चले जाएं, और यहीं से आता है कॉन्सेप्ट जेंडर चेंज का, जिसके लिए सर्जरी करवाते हैं लोग। लेकिन आपको बता दें कि सर्जरी तो सिर्फ एक बाहरी लुक चेंज करवाने के लिए करवाई जाती है, लेकिन अगर अंदर से भी नए जेंडर के हिसाब से बदलाव नहीं होते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आपको बताएं कि सेक्स चेंज ऑपरेशन से पहले इस बात का कंफर्मेशन होना जरूरी है कि शख्स को जेंडर डिस्फोरिया है या नहीं। इसके लिए साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी पड़ती है। ये मदद सिर्फ इसलिए ली जाती है ताकि लंबी बातचीत और सेशन के बाद साइकियाट्रिस्ट इस नतीजे पर पहुंच सके कि मामला जेंडर डिस्फोरिया का है या नहीं। और जब यहाँ से बात क्लियर हो जाती है तो फिर होती है ट्रीटमेंट की शुरुआत, जिसका बेसिक लेवल होता है हार्मोनल थेरेपी। क्योंकि आपको शायद पता होगा
कि अलग अलग जेंडर में अलग अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं। इसीलिए इस ट्रीटमेंट में जिस हार्मोन की जरूरत है वो दवाओं और इंजेक्शन के जरिए शरीर में पहुंचाया जाता है, ताकि ऑपोजिट जेंडर की बेसिक क्वालिटी जनरेट होने लगे। डॉक्टर्स बताते हैं कि आमतौर से 2-3 डोज के बाद ही असर दिखना शुरू हो जाता है। और तो और मनचाहा हार्मोन मिलने के बाद लोग अच्छा महसूस करने लगते हैं, इसीलिए उनका मिजाज अच्छा होने लगता है और वो खुश रहने लगते हैं। इसके बाद सर्जरी की तैयारी होती है। लेकिन आपको बता दें कि सर्जरी करवाने के लिए उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए, तभी वो अपने मन से अपना जेंडर बदलवा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 20 साल से कम उम्र का होने पर यह सर्जरी पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन इसके लिए उस बच्चे के माता पिता की सहमति जरूरी हो जाती है और आमतौर से भारत में बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। बात सर्जरी की करें तो ऑपरेशन के लिए कम से कम एक साइकियाट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट की मंजूरी भी जरूरी है। यानी कि भले ही किसी को जेंडर डिस्फोरिया हो, लेकिन सर्जरी के वक्त एक बार फिर से जब कोई साइकियाट्रिस्ट इस सर्जरी को मंजूर कर देता है, तभी ये ऑपरेशन किया जाता है। आपको बताएं कि ये ऑपरेशन एक लंबा प्रोसेस है जिसमें तकरीबन 5-6 घंटों का समय लग जाता है। इस दौरान ब्रेस्ट, जेनिटल्स और फेसेस पर काम किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के लिए टीम वर्क की जरूरत होती है। इसमें प्लास्टिक सर्जन से लेकर साइकियाट्रिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट तक की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद से ही कोई लड़की लड़का बन सकती है या फिर कोई लड़का, बल्कि ऑपरेशन के बाद कम से कम 1 साल तक हार्मोनल थेरेपी जारी रहती है और कई बार तो पूरी जिंदगी हार्मोनल थेरेपी की जरूरत पड़ती है। तब जाकर कहीं वो उस डिजायर्ड जेंडर को पा पाते हैं जिसके लिए वो बने होते हैं। कहा जाता है कि सर्जरी के बाद आम जिंदगी बसाकर जिया जा सकता है। हालांकि मेल टू फीमेल सर्जरी के बाद मां नहीं बन सकते, लेकिन सैरोगेसी या बच्चा गोद लेने के विकल्प हमेशा मौजूद हैं। अगर लागत की बात करें तो वो भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन में कुल मिलाकर तकरीबन 10 से 20 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। और तो और भारत में सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी को मेडिकल इंश्योरेंस में कवर नहीं किया जाता है, जिससे कि इसके लिए कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकती है। लेकिन इस मामले में आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली से सरकारी अस्पताल और प्रधानमंत्री की तरफ से चलाई जा रही आयुष भारत योजना के तहत इसे कंसीडर किया जा रहा है और इससे ऐसे लोगों को काफी राहत मिलने की शुरुआत हो गई है। यानी अगर देखें तो सरकार इस मामले को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि आज के समय में भारत में इस तरह के मामलों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और खासकर केरल में तो इसके सबसे ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आमतौर से इस जेंडर चेंज करवाने की दौड़ में एक जेंडर जरूर दिखता है कि पुरुष से महिला बनने वालों की संख्या ज्यादा है। साथ ही ज्यादातर लोग 25 से 40 साल की उम्र वाले लोग हैं। इससे एक बात तो क्लियर है कि इसकी आजादी सिर्फ और सिर्फ मर्दों को ही ज्यादा मिली हुई है, जबकि अगर आपको बताएं तो ऐसा कहा जाता है कि मेल से फीमेल बनने में ज्यादा दिक्कत होती है। अगर इस सर्जरी की बात करें तो इस तरह की सर्जरी की शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से हुई थी। अगर पहले मामले की बात करें तो वो आता है डेनमार्क से। साल 1952 में पॉल फॉग एंडरसन ने पहली बार दुनिया में किसी तरह के जेंडर चेंज कराने की सर्जरी की थी। इसके बाद लेट 50s में अमेरिका में भी ये सर्जरी होने लगी, लेकिन शुरुआत में इसे कानूनी मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन बाद में इसे मान्यता दे दी गई। आज के समय में देश में हर साल कितने जेंडर चेंज के मामले सामने आ रहे हैं, इसका कोई कॉन्क्रीट डेटा तो नहीं है, इसीलिए इस मुद्दे पर अभी भी ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम आगे के प्रोसेस पर आए तो आप पूछ सकते हैं कि अगर कोई अपना नाम और जेंडर बदल लेता है तो फिर उसकी आइडेंटिटी का क्या होगा, खास तौर से बतौर एक नागरिक क्या क्या बदलाव आएंगे। तो दोस्तों आपको बताएं कि जेंडर चेंज करवाने की सर्जरी के बाद हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट और हलफनामा मिलता है, जिसमें वो सारी चीजें लिखी होती हैं जिनकी मदद से सरकारी कागजातों जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में नाम और सेक्स बदलवाया जा सकता है, जिससे कि एक नई आइडेंटिटी, एक नया नाम और एक नया जेंडर एक साथ ही दी जा सकती है। हालांकि एजुकेशनल कागजातों में इसे नहीं बदला जा सकता, यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट पर वही नाम और वही सेक्स लिखा रहेगा जो किसी को जन्म से मिला हो। खैर इससे इश्यूज तो होते हैं, लेकिन उसी के लिए डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट का सहारा लिया जाता है। एक ऐसे ही रियल लाइफ केस के बारे में आपको बताएं तो राजस्थान के भरतपुर जिले में मीरा की नगला के राजकीय माध्यमिक स्कूल में पीटी टीचर ने नौकरी लगी थी। वहीं कल्पना इस स्कूल में पढ़ती थी। साल 2016 में कल्पना 10वीं क्लास में थी और इसी दौरान उसने कबड्डी में हिस्सा लिया। यहीं से मीरा और कल्पना के बीच दोस्ती होती है। 2 साल तक दोनों के बीच ये दोस्ती चलती रही। 2018 में मीरा ने कल्पना को शादी के लिए प्रपोज किया तो वो मान गई, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि अगर दोनों लड़कियां शादी करती तो ना तो समाज
और ना परिवार मानता, और ये कानूनी रूप से भी गलत होता। ऐसे में 2019 में मीरा ने अपना जेंडर चेंज करवाने की सोची। आरव, जो कि पहले मीरा थे, वो बताते हैं कि शुरू से ही उनके अंदर लड़कों जैसी फीलिंग्स आती थी। 2010 में जब वो 12वीं में थे, तब उन्होंने जेंडर चेंज करने की न्यूज पढ़ी थी। तभी से उनका माइंड सेट हो गया था कि उन्हें अपना जेंडर चेंज करवाना है। ऐसे में जब कल्पना ने शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो जेंडर चेंज का इरादा पक्का कर लिया। इसके बाद दोनों ने अपने घर वालों को बताया और शादी करने की ठानी। करीब 2 साल पहले 2020 में अपना जेंडर चेंज करवा दिया। आरव ने बताया कि सर्जरी करवाने से पहले घर वालों को हमने बताया कि हम शादी करना चाहते हैं, तो वो राजी हो गए। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मैं जेंडर चेंज करवा रहा हूँ, इसलिए किसी को आपत्ति नहीं हुई। इसके बाद डॉक्टर से कांटेक्ट किया और 25 दिसंबर 2019 को पहली सर्जरी हुई। इसके बाद 2020 में दूसरी और दिसंबर 2021 में तीसरी फाइनल सर्जरी की गई, जिसके बाद एक नॉर्मल लड़के और लड़की की तरह मीरा से आरव बने और फिर आरव और कल्पना की शादी हो गई, जो कि लीगली सही है। अब इसके कानूनी रूप से सही होने के पीछे के केस के बारे में भी बात कर लेते हैं। जब ऐसे ही एक मामले में एक कपल कोर्ट में पहुंच गया था। 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने अरुण कुमार और श्रीजा के मामले में ऐसी शादी को हिंदू विवाह एक्ट के तहत मान्यता दी थी। अरुण कुमार और श्रीजा ने अक्टूबर 2018 में तूतीकोरिन के एक मंदिर में जाके शादी की, लेकिन उन्हें अपनी शादी को रजिस्टर्ड भी करवाना था। क्योंकि उनकी शादी सेक्स चेंज प्रोसेस के बाद हुई थी, इसलिए जब वो शादी को रजिस्टर करवाने के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंचे तो रजिस्ट्रार ने श्रीजा के ट्रांसजेंडर होने की वजह से शादी को रजिस्टर करने से मना कर दिया। इसके बाद दोनों कोर्ट पहुंचे, जिसके बाद केस हुआ और अगले साल यानी कि 2019 में जस्टिस GR स्वामीनाथन ने फैसला सुनाते हुए कहा, कई बार कुछ फैसलों को सुनाते हुए सिर्फ बाहरी आंखों की नहीं, अंदरूनी प्यार की आंखों की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि ये फैसला देते हुए हम किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेक्स और जेंडर 2 अलग बातें हैं। सेक्स वो है जो जन्म के समय होता है, जबकि जेंडर चुनने का हक हर किसी को है। सुप्रीम कोर्ट ने ये हक हर किसी को दिया है कि वो महिला बनकर रहना चाहता है या पुरुष, और तभी से इस तरह की शादियों को और कानूनी मान्यता मिल गई। अब अगर आप सोच रहे हैं कि समाज में इस तरह की हरकतें बहुत नई हैं, तो शायद एक बार आपको हमारे साथ इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए, क्योंकि महिला से पुरुष बनने के बाद शादी करने की शुरुआत आज से हजारों साल पहले महाभारत में शिखंडी के रूप में देखने को मिलता है। दरअसल शिखंडी अपने पूर्व जन्म में काशी की राजकुमारी अंबा थी। जब अंबा का विवाह होने जा रहा था, उसी समय भीष्म राज दरबार में पहुंच गए और शक्ति के बल पर अंबा और उनकी बहनों का हरण कर लिया और उन्हें लेकर हस्तिनापुर ले आए। अंबा पहले से ही शाल्व नरेश से प्रेम करती थी, इसलिए उन्होंने हस्तिनापुर के राजा चित्रांगन से विवाह करने से मना कर दिया। बाद में जब शाल्व ने भी अंबा को अपनाने से मना कर दिया, तो उसने भीष्म से विवाह करने का ठान लिया, लेकिन भीष्म ने अंबा को स्वीकार नहीं किया। बदले की आग में जलती अंबा ने भगवान शिव की तपस्या की और अगले जन्म में पुरुष का शरीर लेकर राजा द्रुपद के घर जन्म लिया और द्रौपदी के बड़े भाई शिखंडी बने। मान्यता है कि उनके जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई थी। इसमें कहा गया कि शिखंडी का पालन पोषण लड़की नहीं बल्कि एक लड़के के रूप में हो, इसलिए शिखंडी को लड़के की तरह पाला गया। उसे युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में उसका विवाह भी किया गया। लेकिन विवाह के बाद पहली रात को जब उनकी पत्नी को पता चला कि वो तो जन्म से लड़की हैं, तो उन्होंने शिखंडी को अपमानित किया। इससे आहत शिखंडी के मन में आत्महत्या का विचार आता है और वो अपने राज्य से भाग जाती हैं। इस दौरान उसे एक यक्ष बचाते हैं और अपना सेक्स चेंज कर अपना पुरुष तव शिखंडी को दे देते हैं। इस प्रकार शिखंडी एक पुरुष बनकर पंचाल वापस लौटता है और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखी विवाह जीवन बिताता है। इस तरह से देखें तो हमारी मैथोलॉजिकल हिस्ट्री में भी ऐसा मामला देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है कि होमोसेक्सुअलिटी में भी एक जेंडर का इंसान अपने ही जेंडर के इंसान के साथ अट्रैक्शन फील करता है, लेकिन वो सेक्स चेंज करवाए ऐसा नहीं होता, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी में इंसान अपनी बॉडी और जेंडर के साथ काफी कंफर्टेबल होता है और वो इसी में रहे हुए सेम सेक्स के इंसान के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है। यानी कि आज के समय में जेंडर में बदलाव वही लोग करवाते हैं जिनमें जीवन के शुरुआती समय से ही उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उन्हें किसी और जेंडर की बॉडी में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उनका जेंडर चेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। डॉक्टर्स की माने तो अगर किसी बच्चे में शुरुआत में ही अगर ऐसे लक्षण नजर आते हैं तो माँ बाप को एक बार को इस तरह की सर्जरी पर विचार करना चाहिए। खैर, भारत में अभी इसको लेकर कितना बड़ा टैबू है इसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी
जब कोई ऐसा केस होता है तो वो नेशनल मीडिया की हेडलाइन होता है, क्योंकि लोग इसे दूसरी दुनिया की चीजें समझते हैं। खैर, आपकी इस मामले में क्या राय है? क्या सेक्स चेंज करवाना अपराध है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।